हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ईडा की रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम में अप्लाई कैसे करना है। हम आपको लाइव दिखाएंगे कि कैसे फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन मनी जमा करानी है, डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं। हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आप कोई भी गलती ना करें अपना फॉर्म भरते वक्त। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पूरा प्रोसेस पता चल सके, उनसे भी कोई गलती ना हो अपना फॉर्म भरते वक्त। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आपको पता है, ईडा की रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम आई हुई है। ये 5 जुलाई 2024 को ओपन हुई थी और 5 अगस्त 2024 को क्लोज होगी। इसी टाइम में आपको अपना पूरा फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन मनी जमा कराना है, सब कुछ इसी टाइम फ्रेम में करना है। डेट ऑफ ड्रॉ रखा गया है 20 सितंबर 2024। अगर थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं, सेक्टर 16, 18, 20 और 22D में ये आई है स्कीम, जिसमें साइज़ 120, 162, 200, 300, 500, 1000 और 4000 स्क्वायर मीटर रखे गए हैं। ये रेजिडेंशियल स्कीम है। रेजिडुअल प्लॉट्स आए हैं, मतलब जो बचे हुए हैं पुरानी स्कीमों के, वो वाले प्लॉट्स इसमें आए हैं। अगर हम बात कर ले तो टोटल 361 इसमें प्लॉट्स आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे रजिस्टर करना है, कैसे आप इसमें अप्लाई करना है। पहले आपको हम डॉक्यूमेंट्स बता देते हैं क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। तो आपको एक आईडी प्रूफ चाहिएगा। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एक पैन कार्ड लगेगा एप्लीकेंट का, एप्लीकेंट की फ़ोटो लगेगी, एप्लीकेंट का सिग्नेचर लगेगा। को एप्लीकेंट अगर आप रखते हैं तो उसका भी फ़ोटो और सिग्नेचर भी चाहिएगा। अगर आप SC/ST कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा। अगर आप हैंडीकैप कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी चाहिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ध्यान रखिएगा। आपको 200 KB .jpj .jpeg .png जो फ़ोटो के वो फॉर्मेट होते हैं उसी में अप्लाई करना है, और 200 KB की ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए फाइल, नहीं तो अपलोड नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट आ गए हैं, और उसके अलावा आपको एक ईमेल भी चाहिएगा और एक फ़ोन नंबर भी चाहिएगा। ये दोनों ईमेल और फ़ोन नंबर फंक्शनल होने चाहिए, आपके पास इनका एक्सेस होना चाहिए ताकि कोई भी इस पे आए, जैसे कि पासवर्ड भी इसी ईमेल और फ़ोन नंबर पे यमुना प्राधिकरण आपको भेजेगा जब आप रजिस्टर करेंगे। तो ये आपका फंक्शनल होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, आप उनको एक्सेस कर पाइए, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको एक बैंक अकाउंट भी चाहिएगा एप्लीकेंट के नाम का। इस बैंक अकाउंट में ही वो रजिस्ट्रेशन मनी वापस से आएगा अगर फ्रॉड नहीं निकलता है तो अगर निकल जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर निकल जाता है, नहीं निकलता है, तो जो रजिस्ट्रेशन मनी रिफंड होता है वो इसी बैंक अकाउंट में आएगा। ध्यान रखिएगा कि एप्लीकेंट के नाम पे ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, किसी और के नाम पे ना हो। तो ये सारे अगर आप डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन अमाउंट की, कितना रजिस्ट्रेशन अमाउंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के प्लॉट के अनुसार और आपकी कैटेगरी की कैटेगरी में अप्लाई करें, रजिस्ट्रेशन अमाउंट डिसाइड होगा। जैसे कि मान लीजिए आप 120 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और ईड़ा का जो सर्कल रेट चल रहा है वो चल रहा है 25,900, तो उससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आप SC/ST कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो उसका 5% देना होगा। तो 120 को अगर आप 25,900 करेंगे और 5% निकालेंगे तो आएगा 1,55,400। तो SC/ST वालों को रजिस्ट्रेशन मनी 1,55,400 देनी होगी अगर वो 120 स्क्वायर मीटर में अप्लाई कर रहे हैं, और बाकी सारी कैटेगरी के लोगों को 10% देना होता है, जो कि आता है इस केस में 3,10,800। तो ऐसे ही अगर आप किसी और साइज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो इस टेबल से देख सकते हैं कि आपको कितना रजिस्ट्रेशन मनी अमाउंट कर देना होगा। और बाकी इसमें हमने टोटल प्लॉट्स और वो सब भी देख सकते हैं आप कि कितने प्लॉट्स हैं। सबसे ज़्यादा वैसे इस बार 300 में आए हैं, जो कि 131 प्लॉट है। बाकी 120, 162 में थोड़े इनफ प्लॉट्स हैं। 200 में सबसे कम है, 3 प्लॉट ही हैं, और बाकी हायर कैटेगरी में थोड़े थोड़े कम कम प्लॉट्स हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपके बजट के अनुसार कि कौन सा प्लॉट अप्लाई करना है आपको, और उतना आपको रजिस्ट्रेशन मनी अभी चाहिएगा अप्लाई करने के लिए। और रजिस्ट्रेशन मनी के साथ आपको 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस भी देनी होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। और आपके बजट में कौन सा है वो आप डिसाइड करके अपना फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस पूरा जानते हैं क्या क्या एप्लीकेशन की स्टेप है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस जमा करानी होगी। उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना होगा ऑनलाइन पूरा। फॉर्म फिल करने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, और सबसे एंड में आपको रजिस्ट्रेशन मनी पे करना होगा। तो हम ये पाँचों स्टेप एक एक करके आप देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी.com पे जाना होगा, यही इनकी वेबसाइट है। उसके अलावा किसी भी और मिलती जुलती वेबसाइट पे मत जाइएगा, एग्जैक्ट यही एक एक अक्षर मैच करिएगा, यही होना चाहिए। हम इस वेबसाइट का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप वहाँ से जा सकते हैं। मैं ध्यान रखिएगा आप इसी वेबसाइट पे जाएँ और किसी वेबसाइट पे ना जाएँ,
बाकी फेक वेबसाइट है। हम वीडियो के एंड में आपको एक फेक वेबसाइट भी दिखाएंगे जो कि आ गई है और कैसे वो एकदम इसकी जैसे लग रही है। तो ध्यान कर पूर्वक आप इसी वेबसाइट पे जाइएगा। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपके पास ये दिखेगा आपको ईडा इनवॉइस एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट, ये ग्रीन कलर का जो है इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक अलग पोर्टल पे ले जाएगा, या चाहें तो आप स्किप टू वेबसाइट पे भी क्लिक सकते हैं। अगर आप स्किप टू वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ये ईडा की जो एक और वेबसाइट है उस पर ले जाएगा, और वहाँ पे भी आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर RPS 8/2024। तो या तो आप इस पर क्लिक करके ले जा सकते हैं, या फिर आप इस ग्रीन बटन पे आप किसी से भी जा सकते हैं। आप अगर मान लीजिए इस पर क्लिक करके जाते हैं तो भी आप वहीं पहुँचेंगे, या आप स्किप टू वेबसाइट करके अप्लाई फॉर RPS 8/2024 पे अप्लाई करेंगे तो भी आप उसी वेबसाइट पर पहुँचेंगे। तो अपन जैसे इस पर क्लिक करके देखते हैं कैसे जाते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल आ गया जहाँ पे आपको एप्लीकेशन अप्लाई करना है। इनका हम आपको बता देते हैं, ये है yidaApp.solarman.in, ये इनकी वेबसाइट है। इस पर अप्लाई होगा। इस पर सबसे पहले आपको साइन इन का पेज दिखेगा, लेकिन आपको साइन इन से पहले रजिस्टर करना है। तो आपको यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर है, इसमें रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको साइन अप पेज दिखेगा ऐसा कुछ। साइन अप पेज में आपको एप्लीकेंट नेम डालना होगा। ध्यान रखें ये एप्लीकेंट नेम एग्जैक्ट आपके ID प्रूफ में, पैन कार्ड में जो है वही हो, कोई मिलता जुलता या ऐसा नाम मत डालिएगा, ये आप बाद में चेंज भी नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा एप्लीकेंट नेम एकदम करेक्ट हो, जो आपके ID में हो वो डालेगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी आपकी फंक्शनल मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो आपका चल रहा है, जिसका आपके पास एक्सेस है, वही डालिएगा। और उसके बाद ये कैप्चा डाल दीजिएगा और रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको एक ईमेल आएगा। ईमेल कुछ ऐसा दिखेगा, ये रंजन सिंह के नाम से आएगा, ये ईमेल आईडी होगी। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इसको भी सर्च करके आप ढूंढ सकते हैं अपने ईमेल में। नहीं मिल रहा है तो आप स्पैम में भी चेक कर लीजिएगा। 1 मिनट के अंदर ये ईमेल आ जाता है और इसका सब्जेक्ट रहेगा ईडा RPS 8 रजिस्ट्रेशन। तो इससे भी आप देख सकते हैं कि आपको ये ईमेल ढूंढ सकते हैं। इसमें लिखा होगा कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, थैंक यू सो मच। और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है, हमने इसको हाइड कर रखा है। आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, और यहाँ पे लॉगिन URL दे दिया होगा कि लॉगिन URL ये yidaApp.solarman.in है। आपका यूज़र नेम जो कि फ़ोन नंबर और ये ईमेल है, तो ये आपका यूज़र नेम रहेगा और पासवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। तो आपको ये ईमेल ध्यान से रखना होगा, और जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आप यही यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करके लॉगिन करेंगे। आपको एक SMS भी आएगा, उसमें भी आपको पासवर्ड भेज दिया जाएगा। तो आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको संभाल के रखिएगा इस ईमेल को। तो इस ईमेल से अब वापस अपन इस वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे इस वेबसाइट पे जाएंगे तो ये वापस से हम इस वेबसाइट पे आ गए। अब हम लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे वही ईमेल और पासवर्ड डालेंगे जो हमें ईमेल पे मिला है या SMS पे मिला है। फिर ये कैप्चा भी नीचे डाल देंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा खुलेगा। इसमें डैशबोर्ड है, एप्लीकेट फॉर्म और सेटिंग है। सेटिंग में जाकर के आप लॉग आउट करना वो सब कर सकते हैं। डैशबोर्ड में आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, डाउनलोड इंस्ट्रक्शन फॉर्म, एक्टिवेट फॉर्म और डाउनलोड ब्रोशर, अप्लाई ऑनलाइन एंड पे रजिस्ट्रेशन पेमेंट। तो एक एक करके हम सारे देखेंगे। यहाँ पे आपको अपना नाम, ईमेल और फ़ोन नंबर दिख जाएगा, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा ये सब सही हो। डाउनलोड इंस्ट्रक्शन फॉर्म पे क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा है, ये बस यूँ डाल रखा है, ये इससे कोई इंस्ट्रक्शन फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा, तो इसको स्किप कर सकते हैं, कोई काम का नहीं है। उसके बाद एक्टिवेट फॉर्म डाउनलोड ब्रोशर पे क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। तो आइए जैसे हम क्लिक करके दिखाते हैं। जैसे हमने क्लिक करा तो आपको कुछ ऐसे पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, जहाँ पे आपको 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस जमा करानी होगी। आप RTGS नेफ्ट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। UPI में कन्वीनियंस भी कुछ भी नहीं है, बाकी जो अगर आप मेथड लेते हैं तो उनमें थोड़ी बहुत 2 रुपये या कुछ छोटा मोटा अमाउंट कन्वीनियंस फ़ी लगेगा। तो आपके लिए जो भी सही लगे आप उसका मेथड यूज़ कर करके पेमेंट कर सकते हैं। फाइनली जब आप पेमेंट कर देंगे तो आगे बढ़ेंगे तो आपको ये रिडायरेक्ट करके वापस से वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ पे आपको सक्सेस दिखेगा, पेमेंट रिस्पॉन्स सक्सेस, यानी कि आपकी 600 रुपये की पेमेंट हो गई है। बाकी आपको अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारा यहाँ पे दिख जाएगा। जब ये सब हो जाए तो उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो गया और आपने पेमेंट भर दी है। अब आप एप्लीकेंट डैशबोर्ड पे फिर से क्लिक करेंगे। जैसे आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप वापस इधर आ जाएंगे। अब आपने एक्टिवेट फॉर्म कर लिया है। अब आप चाहें तो वापस से अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आप ब्रोशर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा अप्लाई ऑनलाइन। तो अब हमें अप्लाई ऑनलाइन करना है। तो अप्लाई ऑनलाइन के लिए हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। तो इस पर हम जैसे हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म नंबर
जो आपको ईमेल पे दिखाया गया था वो एप्लीकेशन फॉर्म लिखा होगा, और एप्लीकेंट नेम जो आपने डाला था सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के वक्त वो डाला हुआ मिलेगा। आप इनको चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने पहले ही बोला था जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तब आप ध्यान से डालिएगा, इसको चेंज नहीं कर पाएंगे आप। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी मिलेगा क्या आपने एप्लीकेंट नेम डाला है। उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेट फादर नेम हस्बैंड नेम डालना होगा। कैटेगरी चूज़ करनी होगी, कैटेगरी देख लेते हैं। तो आप जनरल में डाल सकते हैं, एससी में अप्लाई कर सकते हैं, एसटी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी में अप्लाई कर रहे हैं तो अथॉराइज बाई यूपी गवर्नमेंट होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो कैटेगरी के बाद देखते हैं फिर सब कैटेगरी है। सब कैटेगरी में आप देखेंगे तो जनरल एंड अदर है, फार्मर्स है, फंक्शनल कमर्शियल, फंक्शनल इंडस्ट्रियल एंड फंक्शनल इंस्टीट्यूशनल। तो आप अगर किसी भी सब कैटेगरी में आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो जनरल में डाल सकते हैं अगर आप किसी भी कैटेगरी में नहीं आते तो। फिर उसके बाद प्लॉट साइज़ की बात कर लेते हैं। प्लॉट साइज़ जैसे कि हमने बताया था 120, 162, 200, 300, 500, 1000 और 4000 स्क्वायर मीटर है। आपको जिसमें भी आपका बजट बैठता है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उसमें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप प्लॉट साइज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद को एप्लीकेंट नेम आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप को एप्लीकेंट किसी को रखना चाहते हैं अपने फैमिली मेम्बर को, तो को एप्लीकेंट नेम और उसका को एप्लीकेंट का फादर और हस्बैंड नेम यहाँ पे डालना होगा। फिर एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी होगी। फिर मैरिटल स्टेटस में देख लेते हैं, मैरिटल स्टेटस में आप सिंगल या मैरिड जो भी हैं वो डाल सकते हैं एप्लीकेंट का। फिर जेंडर में डालना होगा आपको, एप्लीकेंट मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर एप्लीकेंट की एज यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर पेमेंट प्लान 3 है अपने पास, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ऑप्शन 1 वो होता है जिसमें आपको 60 डेज़ के अंदर पूरा जो आपका प्रीमियम बनता है, जो भी आपने साइज सेलेक्ट किया है उसका सर्कल रेट से मल्टीप्लाई करके जो टोटल प्रीमियम बनता है वो आपको 60 दिन में देना होता है अगर आपका प्लॉट निकल जाता है। तो आप यही ऑप्शन चूज़ करिएगा। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 तक अपना ये ड्रॉ पहुंचता ही नहीं, उससे पहले ही सारे प्लॉट खत्म हो जाते हैं। तो ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको फॉर्म प्लॉट निकालना है तो ऑप्शन 1 ही अप्लाई करिएगा। आप चाहें तो लोन ले सकते हैं बाद में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 1 अप्लाई करेंगे तभी आपका चांस बनेगा आगे जाने का। अब उसके बाद रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट में आप रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट डाल देंगे, को एप्लीकेंट का जो भी रिलेशनशिप है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर हैंडीकैप कैटेगरी में है तो लिख सकते हैं येस, या ब्लाइंड है तो ब्लाइंड, नहीं तो नो लिख के आगे बढ़ सकते हैं। तो हैंडीकैप कैटेगरी डाल दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या भरना है। आपको कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। तो अब ये भरने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एड्रेस देना होगा, एक मेलिंग एड्रेस और एक परमानेंट एड्रेस। मेलिंग एड्रेस में जहाँ पे भी आपको सारे मेल चाहते हैं वहाँ पे आए तो वहाँ पे वो एड्रेस डाल दीजिए। परमानेंट एड्रेस जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो डाल दीजिए। अगर आपके पास एक एड्रेस है तो दोनों में सेम एड्रेस भी डाल सकते हैं। ये डालने के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपको रिफ़ंड डिटेल फॉर्म मिलेगा। इसमें वो बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है एप्लीकेंट की। अगर मान लीजिए किसी कारणवश नहीं निकलता है तो जो रजिस्ट्रेशन मनी जो 10% या 5% रजिस्ट्रेशन मनी होगी वो इसी अकाउंट में आएगी। और ये ध्यान रखिएगा ये एप्लीकेंट के नाम पे ही होना चाहिए बैंक अकाउंट। तो उसमें आपको बैंक अकाउंट का अकाउंट नंबर देना होगा, बैंक का नाम देना होगा, IFSC कोड देना होगा, ब्रांच का नाम देना होगा और एप्लीकेंट का पैन कार्ड। तो ये सारा देना होगा, ध्यान रखिएगा। हम फिर से बता रहे हैं, अकाउंट नेम मतलब बैंक जो एप्लीकेंट है उसी का ही नाम पे बैंक अकाउंट होना चाहिए और उसी के ही अकाउंट में पैसा आएगा। भले आपने अभी फॉर्म भरते वक्त भले किसी भी अकाउंट से आप पैसा दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन मनी और 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस किसी भी अकाउंट से पे कर सकते हैं। भले आप अपने किसी फैमिली मेम्बर फ्रेंड के लिए अप्लाई करने तो आप अपने अकाउंट से करा सकते हो, कुछ भी कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर रिफ़ंड आता है तो रिफ़ंड सिर्फ एप्लीकेंट के अकाउंट में ही आएगा। एप्लीकेंट के अकाउंट नेम सेम मैच होना चाहिए तभी आएगा, ठीक है। तो ये डालने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट का पेज आ जाता है। हमने अपना पूरा फॉर्म भर लिया है, अब सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करना बचा है। तो यहाँ पे आपको जैसे बता रखा है, कास्ट एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यूपी गवर्नमेंट का ही हो, अदरवाइज दूसरी कैटेगरी चूज़ करें। तो अगर आपके पास यूपी गवर्नमेंट का ही कास्ट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो तभी आप इस कैटेगरी को यूज़ करें, नहीं अन्यथा जनरल कैटेगरी में अप्लाई करें। सारे डॉक्यूमेंट JPG, JEPG या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए और उनका साइज़ 200 KB से नीचे का ही होना चाहिए, नहीं तो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होंगे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आप इससे ज़्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ट्राई करेंगे तो अपलोड नहीं होगा। अब ID डॉक्यूमेंट में जैसे हमने बताया था आपके पास आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID इन सब में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो भी यूज़ करना चाहें उसको सेलेक्ट कर लीजिए
और फिर उसको यहाँ पे चूज़ फाइल करके यहाँ पे फाइल को चूज़ कर लीजिएगा। फिर एप्लीकेंट की फ़ोटो को आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा सिग्नेचर में, और एप्लीकेंट का सिग्नेचर की फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी होगी। अगर आपने कोई को एप्लीकेंट डाला है एप्लीकेशन में तो उसका फ़ोटो और उसका सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड करना होगा। पैन कार्ड में एप्लीकेंट का पैन कार्ड डालना होगा। अगर डिसेबिलिटी कैटेगरी में अप्लाई किया तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर SC/ST कैटेगरी में अप्लाई किया तो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। ये सारे अपलोड करने के बाद जैसे ही आप सेव क्लिक करेंगे आपका पूरा एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। तो इस सेव को क्लिक करने से पहले आप चेक कर लीजिएगा कि सब कुछ सही है। अगर आप वापस से पीछे जाना चाहें तो आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं, तो आप वापस से फर्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे और वहाँ से आप वापस से पूरा चेक करते हुए आ सकते हैं एक बार ये सब कुछ सही क्लिक भरा है ना। इस सेव बटन पे क्लिक, जो डॉक्यूमेंट वाला डिटेल है, इस सेव पे क्लिक करते ही आपका सब कुछ सेव हो जाएगा। फिर आपको चेंज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ रजिस्ट्रेशन मनी पेमेंट करना होगा। तो इस सेव पे क्लिक करने से पहले ध्यान रखिएगा कि आप सब कुछ सही से भर चुके हो। अगर आपने सब कुछ चेक कर लिया तो आप फाइनली सेव पे क्लिक करिएगा। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे ले जाएगा और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस दिखा देगा। हमने इस एग्जांपल में 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट दिखाया है, तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी जनरल के लिए आ रही है 7,77,000 वो दिखा रहा है। तो आपने जो भी भरा होगा उसमें जितना भी रजिस्ट्रेशन मनी बनता है उतना दिखाएगा यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे पे नाउ क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप पे नाउ क्लिक करेंगे तो आपको ये पेमेंट मोड पे ले जाएगा। इधर आपके पास RTGS NEFT का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप RTGS नेफ्ट यूज़ करते हैं तो आपको जनरेट चालान करना होगा। उसमें आपको आपका रजिस्ट्रेशन मनी दिखा देगा, कितना फ़ीस लग रही है वो दिखा देगा। फिर आप जनरेट चालान पे क्लिक करेंगे। जैसे जनरेट चालान पे क्लिक करेंगे तो ऐसे कुछ चालान जनरेट हो जाएगा। इस चालान को लेकर के आप बैंक जा सकते हैं, किसी भी बैंक जा सकते हैं, या ऑनलाइन भी अपने नेट बैंकिंग के थ्रू इसको चालान के थ्रू IFSC कोड, अकाउंट नंबर, इन सारी डिटेल के थ्रू भर के अपना ये रजिस्ट्रेशन मनी जमा करा सकते हैं। ये अकाउंट नंबर है, ये यूनिक होता है आपके एप्लीकेशन के कारण से। तो अगर आप जब जैसे बैंक में जाके जमा कराएंगे तो आपको कहीं पे भी ये लिखने को नहीं मिलेगा कि आप जमा कराने हैं, लेकिन उनको ईडा वालों को अपने आप पता चल जाएगा क्योंकि अकाउंट नंबर आपके ही एप्लीकेशन से लिंक होगा। तो उनको जैसे इस अकाउंट में पैसा आएंगे उनको पता चल जाएगा कि आपने अपनी उस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किए के लिए पैसा जमा कराया है। तो ये अकाउंट नंबर यूनिक होता है आपकी एप्लीकेशन से, तो इसलिए हमने इसको भी हाइड कर रखा है। तो आपका अकाउंट नंबर जो दिखा रहा है ये ईडा का एक यूनिक एप्लीकेशन ID है, जो एप्लीकेशन नंबर है, अकाउंट नंबर है जो सिर्फ आपकी एप्लीकेशन के लिए है। किसी और एप्लीकेंट का अगर आपका अकाउंट नंबर देखेंगे वो अलग होगा। तो सारे जो भी अप्लाई कर रहे हैं उन सबका अकाउंट नंबर जो ईडा का दिखाएगा यहाँ पे वो अलग अलग आएगा, ये आपकी एप्लीकेशन से लिंक होता है। ऐसे IFSC कोड, बैंक नेम और ब्रांच नेम सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो आपको सही से ये सारे डिटेल्स बैंक में जा करके या फिर ऑनलाइन पे करते वक्त यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दूसरा मेथड यूज़ करना चाहते हैं, लेट्स से नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आप उनको क्लिक करके उनको फॉलो करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे पूरा ये पेमेंट करने के बाद पूरा स्टेप हो जाएगा। आप फिर अपना एप्लीकेशन पूरा सबमिट हो गया, आपने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है, आपने डॉक्यूमेंट भी जमा करा दिए और आपने अपना रजिस्ट्रेशन मनी भी जमा करा दिया। तो ये पूरे स्टेप्स थे। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे, हम आपका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। अब जैसे हमने आपको एक पहले बताया था कि एक फ़ेक वेबसाइट भी बन गई है और भी बहुत सारी बन रही होंगी और बन चुकी होंगी, तो हम आपको दिखाते हैं एक फ़ेक वेबसाइट कैसे बनाई गई है और कैसे दिखती है वो। तो ये इसका नोटिफिकेशन यमुना प्राधिकरण ने भी निकाला है। यमुना प्राधिकरण की जो एक्चुअल वेबसाइट है वो है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी .com, लेकिन एक फ़ेक वेबसाइट बन गई है जिसका नाम है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी .com। ध्यान से देखेंगे तो ए के बाद EX यहाँ पे एक्चुअल वेबसाइट में AEX यहाँ आ रहा है। ये फेक वेबसाइट में देखेंगे तो ए के बाद ई नहीं है, सीधा एक्स है। सिर्फ एक अक्षर का अंतर है, देख रहे हैं ध्यान से, सिर्फ एक अक्षर का अंतर करके इन्होंने ये फेक वेबसाइट बनाई है। तो ये जो वाली जो वेबसाइट है ये फेक है और ये वाली जो वेबसाइट है ये ओरिजिनल वेबसाइट है। तो प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण ने निकाला है कि अगर आप इस फेक वेबसाइट पे जा करके कोई भी पेमेंट कर देते हैं, कुछ भी अपनी डिटेल दे देते हैं, तो इसके लिए यमुना प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा। तो आपको ये नोटिफिकेशन दे दिया है, आपको ध्यान रखना है आप सही वेबसाइट पे जाए, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी .com। एक एक अक्षर चेक करिए और इसी वेबसाइट पे जाइए। हमने इस वेबसाइट को अपने डिस्क्रिप्शन में भी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से भी जा सकते हैं।
अब हम आपको बस दिखाने के लिए आपको इस फेक वेबसाइट को भी खोल के दिखाते हैं। तो अगर आप इस फेक वेबसाइट को दिखाते हैं हम, ये फेक वेबसाइट है, ध्यान रखिएगा इसमें AEX की जगह AX है सीधा। ये फेक है, मैंने लिख दिया साफ साफ, ये फेक है, इस पे मत जाइएगा। इसमें आप देख सकते हैं पूरा एकदम ऐसा ईडा का लोगो लगाया है, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे इन्हीं का हो। इसमें लॉगिन चेक स्टेटस ऐसा है। अगर आप इधर अप्लाई करने लगते हैं और अगर आपने रजिस्ट्रेशन मनी इधर जमा करा दिया तो आपका वो स्कैमर की वेबसाइट है, वो पूरा पैसा ले जाएगी। आपको कुछ नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कोई आपका एप्लीकेशन नहीं होगा और बाद में रिफंड भी कुछ नहीं आएगा। तो ये फेक वेबसाइट है, ऐसे फेक वेबसाइट से बच के रहें। आप ओरिजिनल जो वेबसाइट है यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी.com उसी पे जाए, ऐसे मिलती जुलती फेक वेबसाइट पे ना जाए, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है आपको। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए, ध्यान से अपना एप्लीकेशन भरिए, कोई भी गलती ना करिए। कुछ भी डाउट है आप हमसे पूछिए, कमेंट सेक्शन में नीचे पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, आपका आंसर देंगे। और हमारे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस और हमारे प्रयास को लाइक ज़रूर करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।